अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़, अच्छा पहले मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। लास्ट टाइम आप लोगों को मैंने शेयर किया था डिवीज़न ऑफ लेबर इन इस्लाम, उससे रिलेटेड आप लोगों ने काफ़ी अच्छे पॉइंट्स दिए, मैंने सबके पढ़ लिए थे ऑलमोस्ट। कुछ लोगों ने काफ़ी अच्छे दिए जिन्होंने खुद दिए, कुछ लोगों ने कॉपी पेस्ट चीज़ें भी बताई हैं। सो मेक श्योर आप में से जो लोग कॉपी पेस्ट आंसर दे रहे होते हैं, मेरे माइंड में वो होते हैं, और जो है मार्क्स फिर उन्हीं को ज़्यादा मिलेंगे जो सेल्फ अपना एनालिसिस बताते हैं, ठीक है। और बाकी अब हमारा जो नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है डेट इज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन पाकिस्तान। और इसमें आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन पाकिस्तान. Okay, so basically we are going to start a topic related to history of industrialization in Pakistan. It's like कि पाकिस्तान में पाकिस्तान is also considered as an industrial country. So पाकिस्तान का क्या स्कोप है about industry, and पाकिस्तान में इंडस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट कहाँ से हुआ. So अगर हम देखें तो फर्स्ट ड्यूरिंग द एरा ऑफ अयूब खान, ठीक है, फर्स्ट ड्यूरिंग द एरा ऑफ अयूब खान फोकस वाज मेड ऑन द कन्वर्टिंग मर्चेंटाइल इकोनॉमी इनटू इंडस्ट्रियल इकोनॉमी. ठीक है, फर्स्ट ड्यूरिंग द एरा ऑफ अयूब खान के एरा में फोकस वाज मेड ऑन कन्वर्टिंग मर्चेंटाइज इकोनॉमी इनटू इंडस्ट्रियल इकोनॉमी. लाइक अयूब खान के एरा में उसका फोकस ये था कि जितनी भी मर्चेंटाइल इकोनॉमी है उसको इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में चेंज किया जा सके. सेकेंड वाज द भुट्टोज़ एरा. लाइक सबसे पहला एरा जो था वो अयूब खान का था, जिसका मेन फोकस यही था कि मर्चेंटाइल इकोनॉमी को इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में चेंज किया जाए. फिर जो है सेकेंड एरा भुट्टो का था, उसका फोकस क्या था, वाज मेड ऑन दी बिग पुश अप्रोच बाय द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री लाइक स्टील, केमिकल, फर्टिलाइज़र एंड सीमेंट. भुट्टो के एरा में फोकस क्या था कि बिग पुश कंपनीज़, यानी जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जिनसे मुल्क को भी फ़ायदा होता है और जो पूरी दुनिया में उन चीज़ों की कंपनी जिसकी नीड बहुत ज़्यादा है, लाइक हैवी इंडस्ट्रीज़ जैसे स्टील है, स्टील मिल्स हैं, केमिकल फैक्ट्रीज़ है, फर्टिलाइज़र्स हैं, सीमेंट हैं. आज पाकिस्तान में इनसे रिलेटेड बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं. तो जो भुट्टो का एरा का फोकस था वो यही था कि इनको स्टार्ट किया जा सके. थर्ड इज़ करेक्टराइज्ड बाय द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टिंग इन सोफिस्टिकेटेड इंटरमीडिएट goods and capital goods industries under the neoliberal development models focus on the market economy, liberalization, deregulation and privatization. थर्ड जो एरा आया उसमें फोकस क्या था, इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स, कि प्राइवेट सेक्टर्स को एज मच एज इन्वॉल्व किया जा सके ताकि वो इन्वेस्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स और कैपिटल गुड्स में, इंडस्ट्रीज़ के. और ये कब आया, ये अंडर द न्यू लिबरल डेवलपमेंट मॉडल की. लाइक ये जो चीज़ है, ये जो आइडिया है दैट कम्स अंडर द न्यू लिबरल डेवलपमेंट मॉडल, जो कि फोकस करता है मार्केट इकोनॉमी के ऊपर, लिबरलाइजेशन, डीरेगुलाइजेशन, और जिसमें आप प्राइवेटाइजेशन, यानी ये जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं, प्राइवेट फैक्ट्रीज़ हैं, प्राइवेट जितनी कंपनीज़ हैं, इसका कॉन्सेप्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ था. इंडस्ट्रियलाइजेशन एज पिलर ऑफ पाकिस्तान डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज़. अब देखा जाए तो इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पिलर है, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान की मेजर डेवलपमेंट में इंडस्ट्रीज़ का बड़ा काम है, ठीक है. कंस्ट्रक्टिंग द इंडस्ट्रियल बेस एट द टाइम ऑफ पार्टीशन पाकिस्तान वॉज इंडस्ट्री बैरन, ठीक है. अब पाकिस्तान जो है उसके लिए इंडस्ट्री बेस कंस्ट्रक्ट करना एक बिल्कुल स्क्रैच से करने वाला काम था, क्योंकि जब पार्टीशन हुआ तो पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रियल साइड थी वो बिल्कुल ही बंजर थी, हमारे पास कोई इंडस्ट्री नहीं थी, ठीक है. इट हैड रूडिमेंट्री टेक्सटाइल मिल्स, कि इनके पास एक, लाइक अगर हम छोटे पैमाने की बात करें तो टेक्सटाइल मिल्स थी, एक एन ऑयल रिफाइनरी, एक ऑयल रिफाइनरी थी, एंड सम कैपेसिटी इन शुगर रिफाइनिंग, और छोटे छोटी ऐसे कारखाने होंगे जिसमें आप शुगर रिफाइन करते हो. टी प्रोसेसिंग के थे और सीमेंट बनाने के थे, ठीक है, लेकिन कोई बड़ी इंडस्ट्री हमारे पास नहीं पाई जाती थी.
मेन इंडस्ट्री वॉज कंसनट्रेटेड इन इंडिया। जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ थी वो सारी इंडिया में ही थी। विद होम पाकिस्तान एक्सचेंज एग्रीकल्चर गुड्स फॉर मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स। तो फिर उस ज़माने में क्या करते थे, पाकिस्तान अपने एग्रीकल्चर गुड्स को एक्सचेंज करता था उनके इंडिया के साथ, ताकि वो उन्हें कोई मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स जो बनी बनाए प्रोडक्ट्स हैं इंडस्ट्री के वो दे सकें। ठीक है। पाकिस्तान डिडंट हैव सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री नॉर इंडिजिनस कमर्शियल क्लास। पाकिस्तान के पास उस ज़माने में कोई सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री नहीं थी, ना ही कोई कमर्शियल क्लास थी हमारी, क्योंकि हम बिल्कुल ही जो है वो एक स्क्रैच से हमने अपनी ज़िंदगियाँ जो थी वो शुरू की थी। टू एड्रेस द इशू, इस इशू को एड्रेस करने के लिए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इन्वाइटेड लीडिंग मुस्लिम इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग हबीब्स एंड असफ़हानीज़ टू कम पाकिस्तान एंड बिल्ड इंडस्ट्री। अब इस मसले को हल करने के लिए कायद-ए-आज़म ने क्या इक़दामात किए। कायद-ए-आज़म ने बड़े बड़े जो मुस्लिम इंडस्ट्रियलिस्ट थे इंडिया में, जैसे हबीब्स थे, असफ़हानीज़ थे, इनको पाकिस्तान बुलाया ताकि वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ यहाँ लगा सकें। सो इसीलिए ये जो असफ़हानीज़ हैं, ये इनके नाम है, कभी आप सर्च करके देखना इनके नाम क्यों इतने प्रोमिनेंट है इंडस्ट्री लेवल पे। ठीक है। अब मेजर बिजनेसेस और बिज़नेस हाउसेस कौन से हैं पाकिस्तान में? ठीक है। अब इसमें आ जाती है इंडस्ट्रियल हाउस है आदमजी। आदमजी का बड़ा नाम सुना होगा आप लोगों ने, आज भी पाया जाता है आदमजी। ये मेमन कम्युनिटी ने बनाया था, और ये फैमिली कहाँ से बिलोंग करती थी? ये काठियावाड़ जेतपुर से करती थी। बिज़नेस का इनका जो स्टार्ट हुआ था, बिज़नेस हेडक्वार्टर्स लोकेशन कैलकाटा में थी, पर सेटल ये फिर पाकिस्तान में हो गए। इसके अलावा दाऊद्स का भी नाम आपने सुना होगा। दाऊद के नाम से भी बहुत इंडस्ट्रीज़ हैं। ये भी मेमनों ने स्टार्ट की। ये बॉम्बे में इनका हेडक्वार्टर था, कराची ये सेटल हुए, और ये भी काठियावाड़ बेंतवा इनकी फैमिली ओरिजिन थी। सेगल्स का नाम हम बड़ा सुनते हैं। ये पंजाबी शेख थे। ये वेस्ट पंजाब चकवाल से फैमिली बिलोंग करती थी। ये कैलकाटा में इनका हेडक्वार्टर था, फिर ये लाहौर में सेटल हुए। वलिका है दाऊद बोहरा, ये बॉम्बे से फैमिली बिलोंग करती थी। ये भी कराची में सेटल हुई और बॉम्बे से थे। फिर कलोने ये भी इंडस्ट्री हाउस है, पंजाबी शेख थे। चिन्यूटी थे, ये वेस्ट पंजाब में की फैमिली थी। ये भी लाहौर में सेटल हुए, और इनका बिज़नेस हेडक्वार्टर यानी इन्होंने शुरू ही लाहौर से किया। फैंसी, ये ख्वाजा इस्माइली है कम्युनिटी, इस्माइली कम्युनिटी ने ये स्टार्ट किया था। ये भी काठियावाड़ के थे। ईस्ट अफ्रीका में इनका हेडक्वार्टर था, और ये कराची में सेटल हुए। भवाने, ये मेमन थे, ये भी काठियावाड़ के थे, कराची में सेटल हुए और रंगून से बिलोंग करते थे। दैट्स वाई आप देखो कि बहुत बड़े मेमन्स जो होते हैं ये बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, क्योंकि इनका जो ओरिजिन पाकिस्तान में इंडस्ट्री का, इसमें इनका बड़ा रोल है। क्रिसेंट पंजाबी शेख थे, ये भी चिन्यूटी फैमिली वेस्ट पंजाब से बिलोंग करती थी, और लैलालपुर में सेटल हुए, दिल्ली से थे। बिको, ये पंजाबी थे, ईस्ट पंजाब में सेटल हुए, बटाला में हेडक्वार्टर था, और लाहौर में सेटल हुए। वज़ीर अली सैयद्स थे, वेस्ट पंजाब में ऐसे फैमिली बिलोंग करती थी। इन्होंने भी बिज़नेस लाहौर से स्टार्ट किया और लाहौर में ही सेटल हुए। आमीन्स जो हैं ये भी पंजाबी शेख थे, वेस्ट पंजाब से फैमिली बिलोंग करती थी, लाहौर में सेटल हुए, हेडक्वार्टर्स इनके कैलकाटा में थे। निशात, आज पूरी पाकिस्तान जानता है निशात को। ठीक है। निशात आज एक बहुत बड़े लेवल पे फैल चुका हुआ है। पंजाबी चिन्यूटी थे, ये वेस्ट पंजाब से इनका जो था फैमिली बिलोंग करती थी। ये लैलापुर में सेटल हुए और आज पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं, और इनका इंडिया में कोई ओरिजिन नहीं था। ठीक है। होती पठान लैंडलॉर्ड्स थे, चारसद्दा की ही फैमिली थी, और चारसद्दा में ही इनका हेडक्वार्टर था। फिर आ जाते हैं फ़तेह, मारवाड़ी थे, ये गुजरात से बिलोंग करते थे, कराची में सेटल हुए, कराची से ही इनके हेडक्वार्टर स्टार्ट हुए। फिर इस्फ़हानी थे, इनका कास्ट नहीं पता कि इनकी फैमिली ईरानियन थे फैमिली बैकग्राउंड। कैलकाटा में इनका हेडक्वार्टर है, कराची में सेटल हुए। फिर करीम का भी नाम आपने बहुत सुना होगा, बोहराज थे, बॉम्बे में से इनकी फैमिली थी, कराची में सेटल हुए। ठीक है। ये कुछ मेजर बिज़नेस हाउसेस हैं जो हमारे पाकिस्तान में आज भी पाए जाते हैं, और ये तब
स्टार्ट हुआ था बिज़नेस, जब पाकिस्तान बिल्कुल खाली हाथ आया था, ठीक है। फिर देयर वर हैंडफुल ऑफ इंडस्ट्रीज सच एज दालमिया सीमेंट फैक्ट्री इन कराची, सर सीरी राम्स कॉटन मिल्स इन लैलापुर, लैलापुर, हाँ, नाव फैसलाबाद एंड दी प्रीमियर शुगर मिल्स इन मर्दान। फिर एक मुट्ठी भर जो है हमारी फैक्ट्रीज़ थी जिनसे हम पूरे पाकिस्तान को इस्तिफ़ादा पहुंचता था। उनमें जो मेजर नाम है वो दालमिया सीमेंट्स का है जो कि फैक्ट्री कराची में पाई जाती है, सर सीरी राम्स कॉटन मिल्स का है जो लैलापुर में अब से स्टार्ट हुआ है, फैसलाबाद में है, और एक प्रीमियर शुगर मिल्स थी जो मर्दान से स्टार्ट हुई। देयर वॉज नो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रीज़। आज आप देखो हमारी बहुत सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं, उस ज़माने में हमारी कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं थी। इंडिजिनियस कैपिटल वॉज प्राइमरली इंगेज्ड इन ट्रेड, शिपिंग एंड फाइनेंस, with small mining interest engaged in efforts to convert the indigenous merchant capital into industrial capital. अच्छा, अब indigenous capital was primarily engaged in trade. शुरू के जो कैपिटल थे, लाइक जो हमारा सरमाया था, वो क्या ज़्यादा से ज़्यादा काम करते थे, ट्रेड में इंगेज रहते थे, शिपिंग में यहाँ से आने जाने, शिपिंग और फाइनेंस, और स्मॉल माइनिंग इंटरेस्ट था, ज़्यादा बड़े लेवल पे नहीं थे, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जैसे वो नहीं अयूब हाँ के ज़माने में जो है जनरल अयूब के ने का जो फोकस था वो मर्चेंट कैपिटल को इंडस्ट्रियल कैपिटल में चेंज करना था, ठीक है। तो ये तब वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना शुरू हुआ। फिर लार्जेस्ट एंटरप्राइज एट द टाइम वाज दी मुगलपुरा रेलवे वर्कशॉप इन लाहौर विच वाज इन दी पब्लिक सेक्टर। उस टाइम पे जो सबसे बड़ी एंटरप्राइज बनी वो कौन सी थी? मुगलपुरा रेलवे वर्कशॉप, जो कि लाहौर में पाई जाती थी, आज भी पाई जाती है, विच वॉज इन पब्लिक सेक्टर, ठीक है, वो गवर्नमेंट के सेक्टर के अंडर आती थी। फिर क्या हुआ? स्टेट इज़ मेन ड्राइवर ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। स्टेट अब मेन ड्राइवर ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन बन गया। आज के दौर में अगर हम देखें तो पाकिस्तान इज़ नीदर अ कैपिटलिस्ट कंट्री नॉर इट इज़ अ सोशलिस्ट कंट्री, ठीक है। हम मिक्स हैं, हमारे यहाँ कैपिटलिज्म भी पाई जाती है, हमारे यहाँ सोशलिज्म भी पाई जाती है, बट हम जो हैं कम्युनिज़म में बिल्कुल नहीं आते, ठीक है। सो हम मिक्स में आते हैं। अब स्टेट जो थी मेन ड्राइवर ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन थी। ड्राइव फॉर बिल्डिंग इंडस्ट्रियल कैपिटल कैम्प फ्रॉम गवर्नमेंट एज कलोनियल मर्चेंडाइज बॉर्जेस वो स्लो टू रिस्पॉन्ड। अब ये जो इंडस्ट्रियल कैपिटल की तरफ आना था, गवर्नमेंट जो चाह रही थी कि मर्चेंडाइल जो है वो कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म की तरफ आए, वो बहुत स्लो थी उस टाइम पे, कि लोग इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। ISI was the main strategy to shift economy from agriculture to industry. उस टाइम पे अब उन्होंने ISI एक मेन was the main strategy टू शिफ्ट इकोनॉमी को एग्रीकल्चर फॉर्म से इंडस्ट्री फॉर्म में शिफ्ट करने की मेन स्ट्रेटजी जो थी वो ISI थी। अब मुझे नहीं पता ये कौन सा ISI है, इसको हम चेक कर लेंगे, ठीक है। कन्वेनिंग ऑफ इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस इन सितंबर 1947 टू कोएक्स एंड cajole and give fiscal incentive and various forms of assistance to indigenous merchant barges to invest on industry. फिर क्या हुआ? ये कॉन्वेनिंग ऑफ इंडस्ट्रीज़ कॉन्फ्रेंस हुई सितंबर 1947 में टू कोएक्स एंड cajole एंड गिव फिस्कल, जिसका बेसिक मकसद क्या था कि इतने इंसेंटिव गवर्नमेंट जो है वो मर्चेंट बर्जर्स को दे ताकि वो इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट कर सकें। In pursuance of that, in 1949 इन्वेस्टमेंट इंक्वायरी कमेटी वॉज फॉर्म्ड। इसके लिए इन्वेस्टमेंट कमेटी जो है वो बनाई गई 1947 में, इन्वेस्टमेंट इंक्वायरी कमेटी, कि देखा जा सके कि लोग इन्वेस्ट कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। रिलेक्टेंट टू इन्वेस्ट इन इंडस्ट्री ऑन द पार्ट ऑफ द मर्चेंट कैपिटल वॉज डिस्क्राइब्ड एज ग्रेव डिफेक्ट इन नेशनल कैरेक्टर बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। उस ज़माने के फाइनेंस मिनिस्टर ने ये जो रिलेक्टेंट थे, मर्चेंट कैपिटल नहीं इन्वेस्ट करना चाहते थे इंडस्ट्रीज़ में, उसको उसने क्या नाम दिया? तो उसने कहा था ग्रेव डिफेक्ट इन नेशनल कैरेक्टर, कि ये उसने ये कहा था कि एक बड़ा इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि एक गमगीन बात है कि आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, एक नेशनल फरीज़ा नहीं आप जो है आप परफॉर्म करना चाहते, ठीक है।
उसके बाद आती है इंडस्ट्रियलाइजेशन इन पाकिस्तान. However, in 1949 two important measures were taken to foster industrial development. 1949 में दो बड़े बेसिक काम किए गए ताकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सके. पाकिस्तान इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन विच लेटर ऑन बिकम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान. सबसे पहले पाकिस्तान इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन बनाया गया. आप ये देखो, पाकिस्तान जो है वो आज हम जिस पाकिस्तान में बैठे हुए हैं वो पाकिस्तान आपकी टिप्स पर है. आज आप यहाँ से वहाँ इन्वेस्टमेंट करते हो 1 मिनट में अपने मोबाइल से. इवन आप अब आज, क्योंकि ई मार्केटिंग का ज़माना है, ई बैंकिंग का ज़माना है, आप एक जगह से दूसरी जगह बैंक ट्रांसफ़र कर देते हो, तो इतना आसान हो चुका है. इसीलिए शायद हम आज पाकिस्तान की कदर नहीं करते. पर अगर आप देखो तो पाकिस्तान जब बिल्कुल लुट के आया था अलग होके, तो पाकिस्तान किस तरीके से अपने पैरों पे खड़ा हुआ. 1949 में पहले पाकिस्तान इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन बनाई गई, जो कि अब बाद में उसका नाम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान रख दिया गया. फिर 1957 में विद स्टेट स्पॉन्सरशिप, वर्ल्ड बैंक सपोर्ट एंड प्राइवेट पार्टिसिपेशन, द पाकिस्तान इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन वाज सेट अप एज द प्रीमियर इन्वेस्टमेंट बैंक इन द कंट्री. फिर उसके बाद 1957 में पाकिस्तान की बहुत कोशिशों के बाद विद स्टेट स्पॉन्सरशिप, स्टेट ने इसको गवर्नमेंट की कोशिशों के बाद वर्ल्ड बैंक ने सपोर्ट किया प्राइवेट पार्टिसिपेशन को, और फिर क्या बनाया गया, पाकिस्तान इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन बनाई गई, जो कि इन्वेस्टमेंट बैंक एक तरीके के तौर पे काम करने लगा पाकिस्तान में. अदर डेवलपमेंट वाज डैट पाउंड वाज डीवैल्यूड. पाउंड डीवैल्यूड हुआ उस टाइम पे, ये एक डेवलपमेंट थी. बट पाकिस्तान डिसाइडेड टू मेंटेन द डॉलर पैरिटी ऑफ पाकिस्तान रुपी. लेकिन पाकिस्तान ने ये डिसाइड किया कि वो डॉलर और पाकिस्तान रुपी को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, विच अबाउट सब्सटेंशियल एग्रीगेशन इन इट्स एक्सचेंज रेट. ठीक है. अब उसके बाद इंटरनल टग ऑफ वॉर्स, bureaucratic control, end of Korean War, establishment of investment bureau which supported the mercantile capitalists, ये सारे काम जो हैं 1949 में हुए. इंटरनल भी बहुत सारी वॉर्स रही, ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल लाना ज़रूरी था, एक जो हायरार्की बनानी थी. ठीक है. एंड ऑफ कोरियन वॉर, और उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ब्यूरो विद सपोर्ट दी, कि ऐसी इन्वेस्टमेंट ब्यूरो इस्टेब्लिश किया गया जो कि सपोर्ट करे मर्चेंटाइल कैपिटलिस्ट को. ठीक है. उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन इन पाकिस्तान, एंड दे फिल द वैक्यूम लेफ्ट बाय द डिपार्टिंग हिंदू मर्चेंट्स. फिर क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता करके वो जगह जो खाली रह गई थी हिंदू मर्चेंट्स के जाने से, उसको आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तानी मर्चेंट्स ने फिलअप करना शुरू किया. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वाज द मेन प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट. अब उस ज़माने में फिर पाकिस्तान जब बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करा था, तो गवर्नमेंट की मेन प्रायोरिटी क्या थी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सके ऑफ द डे. एंड देयर वाज ओवर राइडिंग ओपिनियन दैट विद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पाकिस्तान कैन नॉट सर्वाइव. कि जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अगर पाकिस्तान में नहीं होती तो पाकिस्तान सर्वाइव नहीं कर सकता था. जाहिर सी बात है. आप देखो, आप एक नया घर बनाते हो मीन्स इट्स नॉट अबाउट बिल्डिंग बनाते हो. हम जब एक नई फैमिली स्टार्ट होती है, मियाँ बीवी होते हैं, वो अपने फाइनेंस को हैंडल करते हैं, वो देखते हैं कि हमें ज़िंदगी किस तरह चलानी है, फिर कल को बच्चे आने हैं, तो वो पूरी एक स्क्रैच से तैयारी करते हैं ना. तो ये भी बिल्कुल एक घर बनाने के बराबर था कि अगर इन्वेस्टमेंट ना होती, सर्वाइवल आपने कैसे करना था. तो इंडस्ट्रीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी सोसाइटी को बनाने में, क्योंकि इंडस्ट्री आपकी इकोनॉमी सोसाइटी को चलाती है. ठीक है. इंडस्ट्री ग्रोज फास्टर देन एग्रीकल्चर एंड वॉज कंसिडर टू बी द रेसिपी फॉर सक्सेस. आहिस्ता आहिस्ता इंडस्ट्री एग्रीकल्चर से ज़्यादा चलने लग गई और उसे एक रेसिपी समझे जाने लगा सक्सेस की. अकॉर्डिंग टू डॉक्टर इशरत हुसैन, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिसीजंस नॉट डी वैल्यू इट्स करेंसी. डॉक्टर इशरत हुसैन, आपको पता होगा नोट पे भी सिग्नेचर होते थे, ये देख लेना दोबारा कौन नहीं है. ठीक है. जैसे आज इशरतुल इबाद हैं. ठीक है. इसी तरह से ये भी गवर्नमेंट सेक्टर में इनका रोल था, फाइनेंस और इसमें. वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिसीजंस नॉट टू डिवैल्यू इट्स करेंसी व्हेन बोथ द पाउंड स्टर्लिंग एंड इंडिया रुपी वाज डिवैल्यूड. अच्छा, वो कहते हैं वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिसीजन नॉट टू डिवैल्यू करेंसी. पाकिस्तान का उस टाइम पे इंपॉर्टेंट डिसीजन क्या था कि वो अपनी करेंसी को डिवैल्यू ना होने दें. उस टाइम पे जब पाउंड भी नीचे आ रहा था और इंडिया की करेंसी भी डिवैल्यू हो रही थी. कंसिडरेशन बिहाइंड दैट वाज द डिज़ायर टू ऑब्टेन इम्पोर्टेड कैपिटल गुड्स नीड टू एस्टैब्लिश इंडस्ट्री एट चीपर प्राइस.
अब ऐसा करने की वजह क्या थी? ऐसा करने की वजह ये थी कि ताकि कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट किया जा सके और चीपर प्राइस पे इंडस्ट्रीज़ को स्टेब्लिश किया जा सके पाकिस्तान में। द एंड ऑफ द कोरियन वॉर लेफ्ट दीज मर्चेंट्स विद रिड्यूस्ड प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज़ इन द इम्पोर्ट ट्रेड। अब हुआ ये कि जो कोरियन वॉर उस टाइम पे चल रही थी जब पाकिस्तान अपने आप को स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा था, तो द एंड ऑफ कोरियन वॉर लेफ्ट दीज मर्चेंट्स विद रिड्यूस्ड प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज़ इन द इम्पोर्ट ट्रेड। जब कोरियन वॉर ख़त्म हुई तो ये जो मर्चेंट्स थे जो इम्पोर्ट कर रहे थे बाहर से ट्रेड, इनको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, ठीक है, प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटीज़ भी इनके पास नहीं रही। गवर्नमेंट विच हैड अडॉप्टेड वेरी लिबरल इम्पोर्ट पॉलिसी रीइम्पोज द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स आफ्टर फेसिंग क्राइसिस इन द फॉरेन एक्सचेंज। जब फॉरेन एक्सचेंज में पाकिस्तान को क्राइसिस का सामना करना पड़ा तो गवर्नमेंट ने फिर दोबारा जो कि पहले बड़ा लिबरल इम्पोर्ट पॉलिसी स्टार्ट की थी, उन्होंने दोबारा से एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो रीइम्पोज करना शुरू किया ताकि इस फॉरेन एक्सचेंज की क्राइसिस को जो है वो कंट्रोल किया जा सके। The imposition of control resulted into the increase in the prices of imported goods। जब आप कंट्रोल करते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आता है किसी भी क्राइसिस को रोकने के लिए। अभी अगर आप में से बहुत सारे लोगों के माइंड में एक चीज़ आती होगी कि जो इमरान खान साहब की जो अभी गवर्नमेंट आई है, हम उसमें क्या देखते हैं, हम उसमें कहते हैं महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है और हर इंसान को एक गुस्सा आ रहा होता है कि यार ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, इन्होंने इतनी महंगाई क्यों कर दी है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखो तो गवर्नमेंट का बेसिक फोकस क्या है कि एज़ मच एज़ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आ सके, ट्रेडिंग स्टार्ट हो सके, हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज है वो अच्छी हो सके और जितनी जल्दी हम कर्ज़ा उतारा जा सके। अब जब आपको ऐसी टफ क्राइसिस से गुज़रना पड़ता है तो गवर्नमेंट को ना चाहते हुए भी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल लाना पड़ता है, और जब एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आता है तो प्राइसेस बढ़ जाती हैं ऑफ इम्पोर्ट गुड्स एंड सेट द टर्म्स ऑफ ट्रेड हेविली इन फेवर ऑफ इंडस्ट्री एंड अगेंस्ट एग्रीकल्चर। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि कोशिश ये की जाने लगी कि जो अब आप ये देखो जैसे एग्रीकल्चर, हम वही देखते हैं कि इम्पोर्टेड चीज़ों की प्राइस बढ़ी होती है और हम उन्हें फिर भी ख़रीदने रहे होते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपने कंट्री में बाहर का सामान आ सके, यानी इन्वेस्टमेंट आ सके। और उस टाइम पे आप क्या देख रहे होते हैं, एग्रीकल्चर के अगेंस्ट होती है ये चीज़। लेकिन कभी कभी नुकसान की तरफ, फ़ायदा हासिल करने के लिए थोड़ा नुकसान की तरफ भी जाना पड़ता है, वरना आप फ़ायदा नहीं हासिल कर सकते। इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ ऑल अबाउट, आपको अपनी ज़िंदगी में भी जब समझना हो दैट सोशोलॉजी, जो बेसिकली जो थ्योरी है बिहाइंड इंडस्ट्रियलाइजेशन या इन्वेस्टमेंट की, वो यही है कि इंसान अगर ये कहे आप जितना मर्ज़ी फेयर प्ले कर लो, ठीक है, आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी विन विन चांस पे नहीं होते, हमेशा लॉस से विन पे आते हैं। लॉस उठाए बगैर आप विन पे नहीं आ सकते। सो अल्टीमेटली हमें लाइफ में बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जहाँ हमें बहुत सारा लॉस उठाना पड़ता है, बहुत सारा प्रॉफिट हासिल करने के लिए। The surplus made from the Korean War boom were reinvested and industry was established and manufacturing replaced primary commodities। फिर क्या हुआ कि the surplus made from Korean War की वजह से जो surplus हुआ, यानी प्राइजेस ऊपर गई, ये सारा कुछ हुआ, were reinvested, दोबारा से इन्वेस्ट किया गया और इंडस्ट्रीज़ बनी, मैन्युफैक्चर हुई, रिप्लेस प्राइमरी कमोडिटीज़ को उन्होंने रिप्लेस किया, छोटी छोटी जो कमोडिटीज़ थी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, भी काफ़ी रहता है, चलो इसको हम नेक्स्ट उसमें भी कंप्लीट कर सकते हैं। आ गए हैं। अच्छा, गवर्नमेंट इनिशिएटिव PIDC was established, of which job was to initiate pioneering ventures in many new areas of industry and to supplement private enterprises। गवर्नमेंट के अब मज़ीद इनिशिएटिव क्या थे कि PIDC जो है वो बनाई गई। PIDC स्टैंड्स फॉर, ये मैं देख के बताऊंगी, आप भी देख सकते हो। वैसे मेरे ख्याल में पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कमेटी है ये,
PIDC, ठीक है। वो established of which jobs was to initiate pioneering ventures, जिसका बेसिक मकसद था कि अब आप देखो आज स्टार्टअप्स जिसको हम कह रहे होते हैं, ऑनलाइन बिजनेस जो चल रहा है, तो उस टाइम पे वेंचर स्टार्ट करना, छोटे छोटे बिजनेसेस का स्टार्ट करना, न्यू एरियाज़ इंडस्ट्रीज़ में निकालना, प्राइवेट को ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट इंटरप्राइजेस को स्टार्ट करने की कोशिश करना ताकि मुल्क फ़ायदे की तरफ जा सके। मेन एरिया ऑफ PIDC वॉज टू इंटरवीन इन द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हैवी इंजीनियरिंग। अब PIDC का बेसिक मकसद क्या था कि हैवी इंजीनियरिंग जो है वो इस्टेब्लिश की जा सके, जैसे आयरन स्टील मिल्स बनाई जा सके पाकिस्तान में, पेपर मिल, शिप बिल्डिंग। आज आप देखो पेपर मिल भी पाकिस्तान का एक बड़ी इंडस्ट्री है, पेपर मार्केट जो है, तो शिप बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट थी पाकिस्तान के लिए, तो इसके ऊपर गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया। फिर PIDC अर्लियर ऑल्सो वर्कड इन द अंडर डेवलप्ड एरियाज़ वेयर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पावर प्रोजेक्ट्स हैड टू बी बिल्ड। फिर अंडर डेवलप्ड एरियाज़ जो कि बिल्कुल खस्ता हाल हमें मिले थे, उसके लिए भी PIDC का काम करना था, सड़कें बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर प्रोजेक्ट्स पर यानी बिजली, पानी, गैस के ऊपर काम करना ताकि मज़ीद बेहतरी आ सके। आज आपके पास सोलर पैनल्स हैं, आज आप बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में रहते हो, आराम से बिजली आती है, लाइट चली जाती है तो हम बड़ी चीखें मारते हैं, बड़ा बुरा भला भी कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, क्योंकि आज के दौर में हमें लग रहा होता है कि हम पता नहीं कितने पीछे रह गए हैं कि हम अभी तक इन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, जबकि वो प्रॉब्लम्स तो हमने देखी नहीं जो उस दौर के लोगों ने देखी जब, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान से मोहब्बत की। आज हम पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करते, सिर्फ कंप्लेन करते हैं। In brief, PIDC spearheaded the इंडस्ट्रियलाइजेशन ड्राइव। बेसिक काम PIDC का था कि जितना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन को फैलाया जा सके पाकिस्तान में, वो फैलाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके, ठीक है। अच्छा, मैं अब यहाँ पे लेक्चर जो है वो एंड करूँगी। नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट जो है इसको हम कंटिन्यू करेंगे। इसमें अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आपने आप पूछ सकते हो, मैं रिस्पॉन्ड कर दूँगी। और बाकी आप लोगों ने फ़ीडबैक देना है कि आपको क्या समझ आई है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड आपके माइंड में कोई एग्जांपल आती है, कोई चीज़ आती है तो आपने शेयर करना है, ठीक है। कोई हिस्ट्री, कोई भी चीज़ आपके माइंड में आती है, कहीं पढ़ा हो, कहीं सुना हो, कोई भी बात, तो वो आपने शेयर करना है। जो भी कोई अच्छे यूनिक जवाब देगा, डेफिनेटली नंबर्स वही डिज़र्व करते हैं, ठीक है। ओके क्लास, अल्लाह हाफ़िज़।